हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज की बात करेंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा इसकी रक्षा का जिम्मा सुरक्षा बलों और एजेंसीज को होता है। इनमें सशस्त्र सेनाओं के साथ साथ अर्धसैनिक बल, विभिन्न केंद्रीय पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां होती हैं। ये सभी राज्यों के सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। अब इनमें भी सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के बारे में। केवल देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। इसका गठन शुरू में सम्राट प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में किया गया था। आज़ादी के बाद इसे 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा अधिनियमित करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। सीआरपीएफ अपनी तैनाती, संचालन और संगठनात्मक ढांचे में अखिल भारतीय स्तर का है। केवल विभिन्न प्रकार की जरूरतों के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम है और राज्य पुलिस के साथ पूरा समन्वय करता है। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने, पुलिस अभियानों में स्थानीय पुलिस की मदद करने तथा विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के अलावा यह आम चुनावों में भी मदद करता है। इसकी कुल 246 बटालियन है। 208 कार्यकारी बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 आरएएफ बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 2 आपदा प्रबंधन बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन है। सीआरपीएफ और भी कई अन्य हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, कोबरा बटालियन आदि। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन 1992 में किया गया था। यह सांप्रदायिक दंगों और घरेलू अशांति से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही बल है और बहुजातीय संरचना के साथ गठित किया गया है। फिर स्पेशल ड्यूटी ग्रुप का कार्य एसपीजी संरक्षित जगहों पर सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। कोबरा बटालियन को कमांडो ऑपरेशन और गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसका गठन मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया गया है। ये सारी बातें थी सीआरपीएफ के बारे में। अगला आता है सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ। वर्तमान में बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात है। इसकी स्थापना दिसंबर 1965 को की गई थी। ये सीमा पार होने वाली घुसपैठ, अन्य आपराधिक गतिविधियों आदि को रोकता है और तस्करी तथा अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण करता है। यह अपनी ड्यूटी के अलावा आतंकवाद निरोधी अभियानों, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को भी पूरा करने की जिम्मेदारी रखता है। इसकी 186 बटालियन है। बीएसएफ की कुछ बटालियन नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र दंडकारण्य तथा जम्मू कश्मीर में भी तैनात है और कोलकाता और गुवाहाटी स्थित 2 बटालियन राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल के रूप में तैनात की गई हैं। अब आगे बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में। सीआईएसएफ यह बल सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों तथा आधारभूत ढांचा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस बल की स्थापना 1969 में की गई थी। वर्तमान में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए यह सुरक्षा कवच है। 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म आया, उसके बाद औद्योगिकरण बढ़ा है। इसी के चलते सीआईएसएफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारतीय संसद द्वारा 2009 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अब देश भर के निजी और सहकारी प्रतिष्ठान भी शुल्क का भुगतान कर सीआईएसएफ से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 2009 के इस अधिनियम के तहत विदेशों में भारतीय मिशन की सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी सीआईएसएफ अब हिस्सेदारी कर सकता है। अब जो ये सारे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अब अगला आता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, जिसकी स्थापना 8 अप्रैल 1985 को की गई थी। उस समय इसके प्रमुख डॉक्टर एस सुब्रमण्यम को बनाया गया। आधिकारिक रूप से भारत में विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी का गठन विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया है। अब एसपीजी के द्वारा प्रधानमंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों की सुरक्षा की जाती है। इस बल की स्थापना का श्रेय भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया गया है, क्योंकि उनके पद से हटने के बाद जब उनसे एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, तो लिट्टे समूह ने उन पर आत्मघाती बम हमला कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने एसपीजी अधिनियम में बदलाव किया। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया। अगला है रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। 29 अगस्त 1957 को संसद द्वारा रेलवे सुरक्षा बल एक्ट अधिनियमित किया गया और इसके साथ ही रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का नया नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया।
1966 में रेलवे संपदा के बेहतर संरक्षण के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं और 1965 में इसे रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स नाम दिया गया। अब आरपीएफ मुख्यतः रेलवे तथा उससे यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करता है। अवांछित तत्वों से रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और रेलवे को अन्य असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इसी बल की है। देखिए, अब आरपीएफ के अलावा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस भी यात्रियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़भाड़ में नियंत्रण करना, वाहन तथा अन्य ट्रैफिक पर नियंत्रण करना, रेलवे में दुर्घटना की जांच करना आदि कार्य करती है। याद रखिएगा, आरपीएफ तथा जीआरपी या गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। अब आगे बात करते हैं एनएसजी या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में। भारत का एक विशेष बल है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत 1986 में की गई थी। यह 100% प्रतिनियुक्ति आधारित बल है। इसका मुख्य काम आतंकवादी हमलों से निपटना, हवा और जमीन पर अपहरण की घटनाओं से निपटना, बंधकों को छुड़वाना आदि जैसे अभियानों को यह पूरा करता है। बम निष्क्रिय करने वाली तकनीकों में अन्य सुरक्षा बलों को पारंगत करता है तथा केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस तथा अन्य मित्र देशों के सुरक्षा बलों के साथ सहयोग और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद एनएसजी के 4 नए केंद्र खोले गए: मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में। आगे जानते हैं सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी के बारे में। चीन से 1962 में हुए युद्ध के बाद 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। यह बल गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य सीमा पार से घुसपैठ और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर नजर रखना, सीमा क्षेत्र में रह रहे लोगों का मनोबल बनाए रखना आदि था। फिर वर्ष 2001 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक बल के रूप में इसे सीमा की चौकसी करने वाले बल की मान्यता दी गई और संशोधित चार्टर के तहत इसे सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया। वर्तमान में यह भारत नेपाल, भारत भूटान सीमाओं की रक्षा और निगरानी में कार्यरत है। अगला आता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस या इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। इसकी स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में की गई। इसका कार्य भारत चीन सीमा की निगरानी करना, इस सीमा पर घुसपैठ को रोकना, सीमा पार से तस्करी और अन्य अपराधों पर रोक लगाना, संवेदनशील संस्थानों और संकटग्रस्त विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना आदि इसके कार्य हैं। आईटीबीपी की ही कमांडो यूनिट अफगानिस्तान में भारतीय राजनयिक मिशन की सुरक्षा में भी तैनात थी। हाल ही में आईटीबीपी को आपदा प्रबंधन का भी कार्य सौंपा गया है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व में इसके लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आईटीबीपी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक अभियानों जैसे आतंकवाद ग्रसित क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इससे स्थानीय जनता काफी लाभान्वित होती है। अब आईटीबीपी का मुख्यालय शिलोंग में है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और भारत म्यांमार सीमा की निगरानी का भी कार्य करता है। आईटीबीपी भी गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन इसका संचालन सेना के हाथ में होता है। ये सेना के ही नियंत्रण में कार्य करता है और विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा भी बनाए रखता है। आगे आता है विशेष फ्रंटियर बल एसएफएफ। इसकी भी स्थापना भारत चीन युद्ध समाप्ति के बाद नवंबर 1962 में हुई। उस समय मंत्रिमंडल सचिवालय ने तिब्बती शरणार्थियों को मिलाकर एक खास गुरिल्ला बल के गठन का आदेश दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले भारत चीन युद्ध के समय चीनी सीमाओं के पार गुपचुप अभियान चलाना था। इसे इंस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड के चकराता में है। अब जब युद्ध के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार होने लगा तो यह बल आतंकवाद विरोधी अभियानों, खुफिया सूचनाएं एकत्र करने, प्रभावी वायु सेवा नियंत्रण, विदेशी सेनाओं को प्रशिक्षण देने आदि जैसी गतिविधियों में लग गया। इसका प्रशिक्षण भारतीय सेना के प्रशिक्षण के समान है, लेकिन इन्हें गुरिल्ला युद्ध में अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई। यह तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करता है। समुद्र क्षेत्र में अपतटीय संसाधनों जैसे तेल और खनिजों की रक्षा, संकट में फंसे नौसैनिकों और यात्रियों के जान माल की सुरक्षा और सहायता करता है। समुद्री क्षेत्रों में संपदा की रक्षा और सामुद्रिक कानूनों का पालन, करी और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाता है और समुद्री पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की रक्षा, दुर्लभ समुद्री जीवों और वनस्पति का संरक्षण इसके कार्यों में सम्मिलित है। अगला आता है राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल या एनडीआरएफ। एनडीआरएफ एक बहुउद्देशीय और बहुकौशल तथा उच्च तकनीकी युक्त बल है जो देश की किसी भी तरह के प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम है।
2001 में गुजरात के भीषण भूकंप के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई जो भीषण त्रासदियों के दौरान आपदा प्रबंधन का कार्य कर सके ताकि जान माल का नुकसान भी कम हो। इसी के चलते वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के जरिए एनडीआरएफ का गठन किया गया। फिर वर्ष 2006 में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की दो बटालियन को मिलाकर 8 बटालियन के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई। वर्तमान में एनडीआरएफ की 10 बटालियन है। चलिए अब इन सब के अलावा केंद्र में स्थित कुछ सेंट्रल इंटेलिजेंस तथा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या केंद्रीय गुप्तचर तथा जांच एजेंसीज की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह देश की आंतरिक खुफिया जांच एजेंसी है। इसे आसूचना ब्यूरो भी कहते हैं। इसका काम देश के भीतर विभिन्न आतंकी, अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी संगठनों के क्रियाकलापों से जुड़ी खुफिया सूचना एकत्र कर उनका विश्लेषण करना और केंद्र सरकार को सूचना भेजना है। यह इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में भी खुफिया सूचनाएं एकत्रित करती है। आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने में आईबी एक प्रमुख समन्वयकारी संस्था है। इसका विभिन्न राज्यों की पुलिस से तालमेल के साथ यह कार्य करती है। अगली एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। यह देश की बाह्य खुफिया एजेंसी है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि देश के लिए विश्वसनीय बाह्य सूचनाएं जुटाने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता है। इसलिए सितंबर 1968 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य देश के बाहर की खुफिया सूचनाएं जुटाना, आतंकवाद विरोधी और छद्म अभियान चलाना। इसके अलावा यह विदेशी सरकारों से जुड़ी जानकारियों को जुटाकर उनका विश्लेषण करती है और भारत के विदेश नीति निर्माताओं को सलाह देती है। देश के बाहर की खुफिया सूचनाओं का संकलन पहले आईबी भी करती थी, लेकिन आईबी अब आंतरिक सुरक्षा को देखती है। एविएशन रिसर्च सेंटर, द रेडियो रिसर्च सेंटर, द इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विसेज, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आदि जैसी संस्थाएं रॉ के ही अंतर्गत कार्य करती हैं। आगे बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए या राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में। 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद ऐसी एजेंसी बनाने के गठन की आवश्यकता महसूस हुई जो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर सके। 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम को पारित करके एनआईए को अस्तित्व में लाया गया। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यह एक संघीय एजेंसी है। राज्यों की अनुमति के बिना भी देश के सभी क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं और इस तरह के अन्य अपराधों से निपटने में यह सक्षम है। एनआईए का मुख्य कार्य विध्वंसकारी घटनाओं की जांच करना, सबूत जुटाना, अन्य एजेंसियों को सूचना का आदान प्रदान करना आदि हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पेशेवर जांच अभिकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा पर अपना योगदान देना है। आगे बात करते हैं एनसीबी या मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के बारे में। इसे 1985 में नशीले और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। यह नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण का कार्य करती है। एनसीबी केंद्र और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में रहकर मादक और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाती है। इसके अलावा यह विभिन्न देशों में संबद्ध कार्यालयों और प्राधिकरणों को आवश्यकता के अनुरूप सहायता भी उपलब्ध कराती है ताकि मादक पदार्थों के खिलाफ सार्वभौमिक अभियान चलाया जा सके। आगे है खुफिया राजस्व निदेशालय या डीआरआई। इसमें 1950 के दशक से ही एक ऐसे केंद्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई थी जो आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी एकत्रित कर सके और इनसे निपटने के लिए एक उपयुक्त रणनीति बनाकर कार्यान्वित कर सके। इसी के लिए वर्ष 1953 में एक संगठन की स्थापना की गई जिसे केंद्रीय राजस्व खुफिया ब्यूरो कहा गया। इस संगठन को केंद्रीय आबकारी और उत्पाद शुल्क विभागों में भ्रष्टाचार विरोधी और तस्करी विरोधी गतिविधियों के बारे में खुफिया सूचना एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई। बाद में वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक व्यापक और विस्तृत संगठन की आवश्यकता भी महसूस की गई। इसी के चलते 1957 में खुफिया राजस्व निदेशालय की स्थापना हुई जिसे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब डीआरआई के कुछ कार्य इस प्रकार हैं। मादक पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी संबंधी खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करना, उस जानकारी का विश्लेषण और उसका आदान प्रदान करना ताकि इस मामले में समय रहते कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं को बरामद करना, जांच मामले पर नजर रखना, गंभीर मामलों की जांच में सहायता करना और इन्हें जांच के लिए खुद अपने हाथ में लेना आदि कार्य शामिल है। अभियोजन मामले में दिशा निर्देश संबंधी कार्य भी इसे सौंपे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और सीमा शुल्क संबंधी धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखना और भारत नेपाल सीमा पर तस्करी विरोधी कार्य भी इसे सौंपे गए हैं।
अब अगली एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। देखिए, इसकी स्थापना की कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया था। यह विभाग युद्ध में काम आने वाले सैन्य साजो सामान पर निगरानी रखने के लिए गठित किया गया था। फिर बाद में ऐसी एजेंसी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले की जांच कर सके। इसी के चलते 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन कानून DPSI अस्तित्व में आया। फिर स्वतंत्रता के बाद 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पारित करके इसका नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या CBI रख दिया। शुरू में CBI केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केवल उन्हीं मामलों को देखता था। इन मामलों को केंद्र सरकार की तरफ से CBI को अधिसूचित किया जाता था। लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उपक्रम गठित किए जाने लगे, उसके बाद इन उपक्रमों के कर्मचारी भी CBI के दायरे में आते गए। वर्ष 1965 के बाद CBI को आर्थिक अपराधों और महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों जैसे हत्याओं, आतंकवादी गतिविधियों की जांच भी सौंपी जाने लगी। CBI में अनेक प्रकोष्ठ स्थापित किए गए जो अलग अलग प्रकार के मामलों को देखते हैं। अब CBI द्वारा जांच किए जाने वाले आपराधिक मामले कुछ इस प्रकार के हैं। केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के मामले यह देखता है। इसके अलावा बैंकों और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े आर्थिक अपराध, प्रतिबंधित वस्तुएं और प्राचीन वस्तुओं से जुड़ी वस्तुओं की व्यापक तस्करी के मामले भी देखता है। फिरौती के लिए अपहरण, माफिया और अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराधों से जुड़े विशेष मामले आदि भी देखता है। चलिए आगे जानते हैं नेटग्रिड के बारे में। यह 2008 के मुंबई हमले के बाद प्रस्तावित किया गया था। सन 2013 से इसे काम करना था। यह एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है जो खुफिया सूचना के व्यापक स्वरूप को एकत्र करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड अथवा नेट ग्रिड कई विभागों और मंत्रालयों के डेटाबेस से जुड़ा होता है और जिसे खुफिया एजेंसी द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब जो नेट ग्रिड है ना, वह खुफिया सूचनाएं साझा करने का एक नेटवर्क है जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसीज और मंत्रालयों के स्टैंड अलोन डाटाबेस से डाटा का मिलान करता है। सरकार के डेटाबेस टैक्स और बैंक खाते के विवरण, वीजा, आप्रवास के रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड के लेन देन, रेलवे, हवाई यात्रा के ब्यौरे आदि के बारे में इसमें बहुत सी जानकारियां होती हैं और उनका मिलान होता है। यह संयुक्त डेटा केंद्रीय एजेंसियों जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल, वित्तीय खुफिया इकाइयां, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस महानिदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय आदि को उपलब्ध कराया जाता है ये सारा डेटा। अब पिछले लेक्चर में हम FATF के बारे में देख ही चुके हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित काम करता है। आगे जानते हैं मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में। ये गुप्त प्रयासों को व्यवस्थित करने के लिए देश की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक बहु एजेंसी केंद्र की दिल्ली में स्थापना की गई थी। सन 2000 से कार्यरत है। इसका पुनर्गठन 2009 में किया गया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के बारे में। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारत की शीर्ष एजेंसी है जो देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बारीकी से नजर रखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्तीय मामलों के मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब ये सभी इसके सदस्य होते हैं। इस परिषद का ढांचा 3 स्तरों का है। इसमें सामरिक अथवा रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और संयुक्त खुफिया समिति के प्रतिनिधित्व वाला एक सचिवालय कार्यरत है। अब इन तीनों स्टेज में अलग अलग जानकारियां होती हैं। जैसे सामरिक नीति समूह रणनीतिक सुरक्षा की समीक्षा करता है और देश की सुरक्षा चुनौतियों के लिए अल्प और दीर्घकालिक नीतियों का खाका तैयार करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड सुरक्षा, रणनीतिक विश्लेषण, विदेशी और रक्षा मामले, आंतरिक सुरक्षा तथा आर्थिक मामले आदि के जानकार इसमें शामिल होते हैं। फिर संयुक्त खुफिया समिति में खुफिया ब्यूरो, रॉ, थल सेना, नौसेना, वायुसेना की खुफिया इकाइयों के महानिदेशालय से प्राप्त खुफिया जानकारियां और आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। फिर भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर परिषद का प्राथमिक सलाहकार होता है। आंतरिक और बाहरी खतरों तथा रणनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को नियमित आधार पर सलाह देना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी होती है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के बारे में। 26/11 मुंबई हमले के बाद देश में आतंकवाद से निपटने के लिए तात्कालिक सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र की स्थापना का फैसला लिया। 1 मार्च 2012 से इसे प्रभाव में आना था, लेकिन कई राज्यों द्वारा कड़ा विरोध होने के कारण इसके गठन में देरी होती गई और यह आज तक गठित नहीं हो पाया।
अब यदि यह गठित हो जाता तो उस समय के प्रावधानों के अनुसार ये आतंकवाद से जुड़ने वाले मामलों के लिए एनसीटीसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी और राज्यों की खुफिया एजेंसीज के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना था, लेकिन यह स्वरूप कुछ राज्यों के विरोध के कारण प्रभाव में नहीं आ सका। तो ये सारी एजेंसीज थी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करती हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसमें जानेंगे कि सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इसमें पहली सबसे बड़ी चुनौती है कार्यबल की क्षमता और संख्या की कमी। 1962 और 1965 के युद्धों में आईबी के पास प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होना ही उनकी विफलता का कारण था। दूसरी चुनौती है कि सीबीआई जैसी एजेंसीज में स्वायत्तता की कमी है और साथ ही इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप की भी समस्या है। अगली चुनौती है पारंपरिक तरीकों की। अब देखिए, संकट उत्पन्न करने वाले तत्व और अपराधी दिन प्रतिदिन गतिविधियों में नवाचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां अभी भी वर्षों पुरानी कार्य प्रणाली पर आश्रित हैं। उनका विफलता का भी कारण बनता है। अगली चुनौती है कि आईबी और एनआईए जैसी कुछ एजेंसियां एक दूसरे के समान ही कार्य करती हैं। ऐसा होने के कारण इनमें आपसी तनाव और अविश्वास की स्थिति का निर्माण होता है, जो सुरक्षा के लिए घातक है। अगली समस्या है समन्वय की। ऐसी एजेंसियों में आसूचना के पर्याप्त आपसी समन्वय के अभाव की भी समस्या देखी गई है। उदाहरण के लिए कुछ ही समय पहले नक्सली हमलों में देखा गया कि जब आईबी पर आसूचना तंत्र की विफलता का आरोप सीआरपीएफ की आंतरिक रिपोर्ट में लगाया गया था। अगली चुनौती है एनआईए जैसी अत्यधिक शक्तिशाली एजेंसी पर राज्य पुलिस के अधिकारों को अपने हाथों में लेकर संवैधानिक संकट उत्पन्न करने संबंधी सवाल भी उठ चुके हैं। फिर भारत की सुरक्षा चुनौतियां अपनी प्रकृति में अत्यधिक जटिल हैं और संकट बाहर से अधिक आंतरिक है। ऐसे में अपने ही देश में नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई करना इन एजेंसियों की आवश्यकता बन जाती है, लेकिन ऐसा होने से भारत की लोकतांत्रिकता पर भी सवाल उठते हैं। अब इन विभिन्न चुनौतियों के उपाय क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त कुशल और वर्तमान की विशेष आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रशिक्षित कार्यबल होना चाहिए। इन एजेंसियों में संगठित स्तर पर बदलाव करके इनकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करनी चाहिए। समस्त एजेंसियों द्वारा आपस में और सशस्त्र बलों के साथ समन्वय स्थापित करना और आसूचना प्रेषित करने के लिए एक सशक्त तंत्र भी स्थापित होना चाहिए। इन एजेंसियों के संचालन संबंधी राज्यों की चिंताओं, नैतिकता और मानवाधिकार के मुद्दों को संबोधित कर उनका निराकरण के मार्ग भी खोजने चाहिए। तो ये सारी बातें थी विभिन्न आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही। साल के अंत का यह लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।